जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका साक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वो विवेचना में सहयोग किया है, गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान कर दी जाए। 506 अवेलेबल और नॉन अवेलेबल दोनों कंडीशंस में है। 52 लोगों को आप अब तक खून दे चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि वो हमारे अंदर छुपी सामर्थ्य और हमारे शक्ति को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। अधिवक्ताओं का जीवन ये माना जाता है कि बड़ा ही संघर्षमय जीवन होता है, लेकिन तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जो ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं अपनी मेहनत से। जब वो एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं तो उनके जीवन के बारे में जानने की इच्छा होती है लोगों। तो हमारा प्रयास यही है कि हम अधिवक्ताओं के जीवन वृत्त पर बातचीत करें, उनके संघर्षों पर बातचीत करें और उस बातचीत को हम अपने दर्शकों तक रखें ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके कि कितनी मेहनत से हम आगे जा सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ दिनेश चौधरी जी हैं। दिनेश चौधरी जी सिविल कोर्ट गोरखपुर में फौजदारी के युवा अधिवक्ता हैं और बहुत अच्छी वकालत आप करते हैं। चौधरी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने माता पिता के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बता दें और आपका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ हुआ था। मेरा नाम दिनेश चंद्र चौधरी, आपने बताया ही। पिताजी का नाम हमारे स्वर्गीय बीरेलाल चौधरी, जिनका देहांत हो चुका है 2017 में। माताजी हमारी हैं श्रीमती शांति देवी। हमारा जन्म यहीं गोरखपुर में ही हुआ था और हम लोग गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, मूल निवासी यहीं के हैं। प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग। अच्छा, पक्की बाग गोरखपुर से मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से शुरू हुई, सरस्वती शिशु मंदिर से। शुरुआत हम एमपी इंटर कॉलेज में पढ़े। अच्छा, एमपी इंटर कॉलेज के बाद से दयानंद इंटर कॉलेज में। अच्छा, और मैंने बी काम किया। बी काम मैंने किया हीरालाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय खलीलाबाद से। अच्छा, अच्छा। और बी काम के बाद से एलएलबी मैंने सेंट एंड्रयू डिग्री कॉलेज गोरखपुर से किया। अच्छा, तो कब से हैं आप विधि व्यवसाय में? हम 1998 में, सन 1998 से। अच्छा, तो आप किसके सानिध्य में आपने विधि व्यवसाय शुरू किया? हम विधि व्यवसाय जब शुरू किए तो सर्वप्रथम हमारे एक जानने वाले थे, वो श्री शंकर शरण त्रिपाठी जी के पास ले गए। शंकर शरण त्रिपाठी जी वो श्री रमापति शुक्ला जी के वहाँ पे बैठते थे, तो उनके साथ वो लगा दिए और फिर मैं वहाँ उनके साथ रहने लगा और उनके साथ रहने फिर रमापति शुक्ला जी का भी काम देखने लगा उनके साथ भी। फिर मैं मेरी शुरुआत वहीं से हुई। अच्छा, आज उन्हीं की देन है कि हम लोग इस जगह पर हैं। आज हम लोगों को भी लोग पहचानते हैं, उनकी बड़ी कृपा रही हम लोगों पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और विवाह मेरा हुआ 2000 में, 10 जुलाई सन 2000। अच्छा, आपकी पत्नी क्या करते हैं? पत्नी हमारी गृहिणी है। अच्छा, और उन्होंने पढ़ी लिखी हैं? जी, वो बीए, उनका नाम सविता चौधरी है। अच्छा, और उन्होंने बीए किया है लखनऊ विश्वविद्यालय से। अच्छा, और एमए गोरखपुर विश्वविद्यालय से की हैं। अच्छा, और एनटीटी की हुई हैं, नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सेवा। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा एक है मेरा। अच्छा, पढ़ाई कर रहा हो? छोटा होगा? जी, नहीं, वो इंटर किया है पिछले साल। इंटर के बाद उसने क्लैट की तैयारी की। अच्छा, और क्लैट की तैयारी के बाद से फिर उसने एक लॉ कॉलेज एनसीआर दिल्ली में, अच्छा, एशियन लॉ कॉलेज है, वहीं से वो 5 साल का लॉ कर रहे हैं। तो आपराधिक क्षेत्र में ये माना जाता है कि जो शुरुआत होती है, प्रारंभिक जो एंट्री होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट से, जी, प्रथम सूचना रिपोर्ट जब लिखी जाती है फिर उसके बाद मामले का श्री गणेश ये मान लिया जाता है। जी। तो विवेचना क्या होती है, क्या बताएंगे आप? जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, 154 सीआरपीसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो थाने का एक विवेचक जो होता है, जो संबंधित विवेचना दी जाती है, उनको सुपुर्द की जाती है, वो उस मामले की कार्रवाई को अग्रेतर विवेचना आगे की कार्रवाई करते हैं। जब वो विवेचना ग्रहण करते हैं विवेचक महोदय, तो वो विवेचना ग्रहण करते हैं तो 41A का एक फॉर्म भरते हैं और वो एक्यूज्ड को बुलाते हैं कि आप आइए अपना बयान दीजिए। वो अपना बयान अंकित कराते हैं और फिर उसमें विवेचना में साक्षियों का बयान लेना और कोई एविडेंस कलेक्ट करना है तो वो एविडेंस कलेक्ट करना,
ये सारी चीजें की कार्रवाई करते हैं। मतलब नक्शा नजरी तैयार, पुलिस के द्वारा नक्शा नजरी तैयार करना, बिल्कुल, और घटना स्थल पे जाना, फिर नक्शा तैयार करना वादी को लेकर कि कहाँ उसके साथ घटना घटित हुई, कोई दस्तावेजी साक्ष्य है तो उसे कलेक्ट करना, उसका व्यवस्था करना, साक्षियों का बयान लेना, उसके बाद से सारा कार्रवाई करने के बाद से फिर वो आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करते हैं। अगर ये प्रतीत होता है कि मामला सही है तो वो आरोप पत्र प्रेषित करते हैं, अन्यथा वो अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर देते हैं। विवेचना के समय सीमा का निर्धारण भी किया गया है सीआरपीसी में। सीआरपीसी में धारा 468 का एक लिमिटेशंस है कि जो अपराध कैसे है तो उसमें कितनी विवेचना का समय सीमा है, कॉग्निजेंस की समय सीमा है, संज्ञान लेने की समय सीमा है। कि अगर अपराध 1 वर्ष से कम का दंडनीय है तो उसमें 1 वर्ष के अंदर ही आरोप पत्र प्रेषित हो जाना चाहिए, मतलब उसकी विवेचना हो जानी चाहिए। जी 468 दंड प्रक्रिया संहिता में 467 और 468 दंड प्रक्रिया संहिता में समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अच्छा। और अगर एक्यूज्ड बंद है, कस्टडी में है, तो 10 साल से कम के अपराध हैं, 10 साल तक के सजा है तो उसमें 60 दिन में आरोप पत्र प्रेषित हो जाने चाहिए। और अगर 10 साल से ऊपर के अपराध में वो निरुद्ध है, जिसमें सजा 10 साल से ऊपर का है, तो उसमें 90 दिन के अंदर आरोप पत्र प्रेषित हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 167 के अंतर्गत वो व्यक्ति जमानत का हकदार हो जाता है। कोई पक्षकार विवेचना से संतुष्ट नहीं है तो फिर उसको क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या उनको उपचार मिला, क्या बताएंगे आप? अगर किसी मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित हो गई, एफआईआर लग गया, ठीक, तो वादी अगर माननीय न्यायालय के समक्ष आता है, समन जाता है वादी से कि पूछा जाता है कि ये अंतिम रिपोर्ट लग गई है, आप इस मुकदमे को लड़ना चाहेंगे या समाप्त कराना चाहेंगे। तो वादी न्यायालय में उपस्थित होगा माननीय न्यायालय के समक्ष, और माननीय न्यायालय के समक्ष कहेगा कि साहब जो विवेचना विवेचक महोदय ने किया है वो निष्पक्ष विवेचना नहीं किया, हमारे गवाहों का बयान नहीं लिया, और उसके बाद से वह एक प्रोटेस्ट एप्लीकेशन प्रस्तुत करेगा जिसको बोलते हैं विरोध याचिका। प्रोटेस्ट एप्लीकेशन बनाएगा, माननीय न्यायालय के समक्ष सारे तथ्यों को रखेगा कि विवेचक ने कहाँ कहाँ कमियां थी, क्या क्या विवेचक ने नहीं किया, और फिर वो प्रस्तुत करेगा। उस पर माननीय न्यायालय बहस सुनेगी, और बहस सुनने के उपरांत अगर माननीय न्यायालय को लगता है कि ये मामला पुनः विवेचना के लिए जाना चाहिए तो फिर वो उसको आगे फिर से भेज देते हैं। अगर माननीय न्यायालय को ये लगता है कि हम खुद ही इनका बयान ले लें, इनके गवाहों का बयान ले लें, तो वो परिवाद के रूप में दर्ज करके अपने भी बयान लेकर एक्यूज्ड को तलब कर सकते हैं। यानी आरोप पत्र का संज्ञान अगर न्यायालय ले लेती है तो भी हो सकता है। मेरे पास कोई तथ्य ऐसा मामला अगर आता है, तथ्य जो है कि इस मामले में विवेचना सही नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस विवेचना को न्यायालय से वापस मंगा सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मंगा सकते हैं कि साहब इसमें फिर से विवेचना करनी है या नई तथ्य आ गए हैं, इसको प्रकाश में लाना है, तो वो मंगा के फिर विवेचना प्रारंभ। तो ऐसी स्थिति न्यायालय की अनुमति से, ऐसी स्थिति में न्यायालय की कार्रवाई पर क्या असर पड़ेगा? न्यायालय की अनुमति से एक कॉपी रखी जाएगी न्यायालय में, और न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके उनको बता के कि इसमें साक्ष्य कलेक्ट करने हैं, कुछ नए तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, न्यायालय उनको आज्ञा देगी, फिर वो लेगी। तो ऐसी स्थिति में वो पत्रावली जब तक वो विवेचना हो के नहीं आती है तब तक वो रखी रहती है। फिर न्यायालय फिर मांगती है कि फिर स्टे नहीं कहा जाएगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर लिख दिया जाता है कि ये अग्रिम विवेचना के लिए या आगे की विवेचना के लिए पत्रावली गई हुई है, और फिर माननीय न्यायालय समय समय पर उनसे रिपोर्ट भी मांगती रहती है कि आपने क्या किया इस कार्य। अच्छा। नहीं तो ये कुल मिलाकर के निष्पक्ष विवेचना की दिशा में एक यह बेहतर व्यवस्था है। जी, हमारे पास एक मुकदमा था राकेश कुमार श्रीवास्तव, स्टेट राकेश कुमार श्रीवास्तव, 419, 420, 467, 468 और 471 का। इसमें राकेश कुमार श्रीवास्तव एक बैंक में कार्यरत थे। और उनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने बैंक का रुपए गबन कर लिया है। गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ये स्वयं पैसा निकाल लेते थे, कैशियर थे। मामला विवेचना हुआ, कैंट में दर्ज हुआ, और रिपोर्ट सीजेएम महोदय के न्यायालय में चार्जशीट भेजी गई।
और जब चार्जशीट सीजन न्यायालय के महोदय के न्यायालय में भेजी गई, फिर उनकी ज़मानत की प्रक्रिया हुई, उनकी ज़मानत खारिज हुई, हाई कोर्ट तक गई। अच्छा। और हाई कोर्ट ने भी उनको सशर्त जमानत दिया कि आप इस पैसे को जमा करेंगे, आपको एक समय सीमा दी जाती है, आप इतना रुपए जमा करेंगे तब आपको जमानत दी जाएगी। वो जमानत पर छूटे। फिर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा, पुलिस के अधिकारियों को लिखा और लोगों के कि साहब इन्होंने निष्पक्ष विवेचना नहीं की है। उनकी फाइल चली गई पुनः विवेचना के लिए। वो चला गया आपराधिक अनुसंधान शाखा में। अच्छा। वो रुपए के लेन देन का, रुपए का, पैसा का, वो कहते थे कि साहब इसमें और अधिकारी भी सम्मिलित हैं, तो वो विवेचना चली गई एंटी करप्शन विंग में। अच्छा। आपराधिक अनुसंधान शाखा में। तो फिर यहाँ से आकर विवेचक न्यायालय की आज्ञा से वो फिर लेकर गए थे, उसमें विवेचना चल रहा है, अभी भी उसमें विवेचना प्रचलित है। अच्छा अच्छा, नहीं ये बेहतर व्यवस्था है। ये हमारे दर्शकों को, जैसे होता क्या है कि विधि का एक सिद्धांत है, 10 दोषी छूट जाएं, बिल्कुल बिल्कुल, यही निर्दोष को सजा नहीं, यही सिद्धांत है। जो ये सिद्धांत है उसका अनुपालन जो है, अगर व्यक्ति जागरूक है जी जी, और अगर वो प्रयास करता है तो निश्चित बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करेगा तो सफलता निश्चित मिलेगी। सफलता मिलेगी। बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने हमारे दर्शकों को। अब इसी से संबंधित जो है थोड़ा सा मैं ये एविडेंस पे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा नक्शा नजरी जी, नक्शा नजरी का कितना महत्व है किसी भी अपराधी को सजा दिलाने में, या उसका साक्षिक महत्व कितना है, क्या बताएंगे? कोई घटना घटित होती है तो अपराध में एक प्लेस का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है कि इस स्थान पर घटना घटित हुई। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब हम जा रहे थे, फला की दुकान के सामने मेरे साथ घटना घटित हुई और फला की दुकान के सामने मुझे मारा पीटा गया, और आईओ जब बनाता है तो उस नक्शा नजरी को, तो उसका बड़ा महत्व होता है क्योंकि प्लेस ऑफ ऑकरेंस वही होता है। अगर प्लेस ऑफ ऑकरेंस शिफ्ट हो गया दूसरी जगह, जैसे जो वादी कह रहा है कि साहब यहाँ घटना हुई, विवेचक ने कहीं और बना दिया, या बाद में जब साक्ष्य होता है तो ये प्रश्न नक्शा नजरी पे पूछा जाता है न्यायालय में जब एविडेंस की बिल्कुल बिल्कुल, विवेचक से भी पूछा जाता है। विवेचक उस नक्शा नजरी को प्रमाणित करते हैं, उस पर प्रदर्श पड़ता है, बिल्कुल, और प्रदर्श पड़ता है और वो बताते हैं कि साहब ये वही नक्शा नजरी है जहां वादी की निशानदेही पर मैंने बनाया था। और अगर नक्शा नजरी में वादी दूसरा बता दिया घटना स्थल और नक्शा नजरी दूसरी जगह का बन गया, तो वो पूरे एविडेंस को प्रभावित कर देगा और पूरे मुकदमे को वो दुष्प्रभावित कर देगा। उससे मुकदमे उसका लाभ अभियुक्त को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नक्शा नजरी का काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बयान में। बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जब एविडेंस का मामला आया तो थोड़ा सा एविडेंस पर और मैं एक सवाल कर ले रहा हूँ कि जैसे 319 की जब कार्रवाई होती है, 319 में जब बयान होता है जी, वादी अपनी बात कहता है और वो ये कहता है कि घटना में कुछ लोग और शामिल थे जी, लेकिन पुलिस ने उनका नाम जो है एफआईआर में नहीं दर्ज किया है। जी जी, तो कितना पॉसिबिलिटी होती है कि जो एक्चुअल में कैसे निर्धारण होगा किसी, मान लीजिए अगर कोई वादी मुकदमा ये कह रहा है कि घटना में जो है जी जी फला फला लोग शामिल थे, इसमें एफआईआर में नाम दर्ज होता है और पुलिस निकालती है, तब तो वो चीज़ थोड़ा आसान लगती है। जी जी जी, लेकिन एफआईआर में उसका नाम नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर वो किसी का नाम इसके दो परखने के दो नियम हैं। अच्छा, एक तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में वो नामजद अभियुक्त था, दौरान विवेचना विवेचक ने उसका नाम निकाल दिया। अच्छा, और फिर जब न्यायालय में बयान हुआ तो फिर उसने बताया कि साहब फला 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 भी एक्यूज्ड थे, ठीक है, और एक एफआईआर में उसका नाम है ही नहीं है। बाद में न्यायालय में बयान होता है तो फिर वो बताता है कि साहब फला फला भी थे, और अब एक एप्लीकेशन देता है कि इन एक्यूज्ड को तलब कर लिया जाए। 319 दंड प्रक्रिया संहिता में जो शेष जिसका नाम वो बाद में एग्जामिनेशन इन चीफ में मुख्य परीक्षा में बताया जो एक्स्ट्रा एक्यूज्ड का नाम, तो वो चाहता है कि साहब इसे तलब कर लिया जाए। बिल्कुल, वहां पर माननीय न्यायालय को बड़ा ही सम्यक परिशीलन करना होता है रिकॉर्डों का, और माननीय उच्चतम न्यायालय की कई विधि व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें ये कहा गया है न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए
कि जब तक कि कोई अकाट्य साक्ष्य न हो, मतलब ऐसा ठोस साक्ष्य हो जिससे कि 319 में अगर किसी व्यक्ति को तलब किया जाता है तो पत्रौली पर इतना ठोस साक्ष्य हो कि उन्हें लगता है कि इस साक्ष्य से वो दंडित किया जा सकता है, तभी तलब किया जाएगा, अन्यथा वो व्यक्ति तलब नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, मतलब निर्दोष को भी फंसाने का चक्र रचा जा सकता है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अकाट्य साक्ष्य शब्द यूज हुआ है। एविडेंस पे एक और सवाल मैं कर दे रहा हूँ, जो डॉक्टरी मुलाहिजा है, मेडिकल रिपोर्ट है, कितना महत्व है, क्या है इसका, जरा सा हमारे दर्शकों को जो नए लड़के वित्त व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, तो तमाम सारे जो मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उनको पढ़ने में नहीं आती, भाषा नहीं समझ में आती, तो चोटों के प्रकार से लेकर के ये सारी बातें जरा हमारे दर्शकों को। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका साक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है कि फला व्यक्ति ने मुझे मारा पीटा, मार पीट कर चोटें पहुंचाई इतने बजे, समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक समय होता है। बिल्कुल, कि 9 बजे 10 बजे या जो भी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट तभी पूर्ण होगी जब दिनांक के साथ साथ घटना के समय भी अंकित हो। बिल्कुल, और मारा पीटा गया, चोटें पहुंचाई गई, वो व्यक्ति गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया, फिर पुलिस उसको लेके गई, उसकी मेडिकल कराई, और मेडिकल जब कराया तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का जो समय है और जो मेडिकल हुआ उसके समय को टैली कराया जाता है। अच्छा, कि ये जो जितने बजे कहता है मेडिकल रिपोर्ट उतने बजे चोट आना कहती है कि नहीं कहती है, ये इसका काफ़ी साक्षिक महत्व होता है। यहीं पे कुछ लड़के इस बात को ध्यान नहीं देते। कभी कभी होता है क्या है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा रहता है कि साहब इतने बजे इतने दिन मारा गया, और जब मेडिकल कराने गया तो पता चला कि नीचे ड्यूरेशन लिखा होता है कि 2 days ओल्ड, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, मतलब लाठी डंडा से चोटें पहुंचाई गई, और उसका ड्यूरेशन लिखा रहता है 2 days ओल्ड। अच्छा, कि 2 दिन पुरानी चोटें थीं, और वो घटना आज का कहता है तो फिर उसका मेडिकल रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब तक वो प्रथम सूचना रिपोर्ट से संपुष्टि नहीं हो, उसकी कोरोबोरेशन ना हो, तब तक उस मेडिकल रिपोर्ट का महत्व नहीं रह जाता है। और रही बात पढ़ने की, तो जब हम लोग शुरू में गए थे अपने सीनियर के यहाँ, रमापति शुक्ला जी के यहाँ, तो वो जूरिस्प्रूडेंस रखे हुए थे मेडिकल से संबंधित कुछ चीज़ें। अच्छा। और कुछ चीज़ें हम लोग उनसे पूछ लेते थे कि ये लैसरेटेड वुंड क्या होता है, तो वो बताते थे कि जब लाठी से मारेगा या किसी कुंद चीज़ से मारेगा जिससे वो घाव फट जाए, जब अच्छा। फट जाएगा तो वो लैसरेटेड वुंड उसे कहा जाएगा। हाँ। फिर वो हम लोग पूछते थे इनसाइड वुंड क्या है, पूछना पड़ता है कि इनसाइड वुंड क्या है, तो वो बताते कि इनसाइड का मतलब है किसी धारदार हथियार से चोटें पहुंचाई गई। उसमें चाकू भी हो सकता है, बल्लभ भी हो सकता है, कोई और धारदार हथियार हो सकता है, उससे चोटें जो कट जाए वो इनसाइड वुंड होते हैं। अच्छा, चाकू के जो घाव होते हैं इनसाइड। फिर हम लोग पूछा एवर्जन क्या होता है, तो बोलते हैं खरोच। फिर हम लोग पूछते थे उनसे कि कंट्यूजन क्या होता था, तो वो कहते थे सिक्का लाओ, तो सिक्का लेके ऐसे हाथ पे कर देते थे, कहते देखो पूरी लाइन बन गई तुम्हारी, तो ये कंट्यूजन है, खरोच है, तो ऐसे बताते थे। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बच्चे अगर चाहे तो जूरिस्प्रूडेंस भी ले सकते हैं, मोदी का जूरिस्प्रूडेंस है, तमाम जूरिस्प्रूडेंस है, जिसमें उनको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, उसको बेहतर तरीके से और पढ़ते रहे, पूछते रहे अपने सीनियर से। अच्छा, चलिए, साक्ष्य का भी हो गया, विवेचना में भी हो गया। अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपसे पूर्व में भी बात हो रही थी, जैसे पहले हर मामलों में गिरफ्तारी हो जाती थी। जी जी, जो भी मामले संज्ञेय प्रकृति के होते थे, जी जी, उसमें गिरफ्तारी हो जाती थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ जो है गाइडलाइन दिया कि 7 साल से जो कम की अपराध हैं उसमें जो है गिरफ्तारी नहीं होगी। जी जी। तो इसमें अपडेट क्या स्थिति है, जरा से इसके बारे में। सर, जो पहले गिरफ्तारी हो जाती थी आपने बताया, तो पहले ये था कि कोई भी ऑफेंस हुआ, खास तौर पे 498A। अच्छा, 498A की एक समय ऐसा था कि बाढ़ सी आ गई थी। बिल्कुल। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका परिशीलन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि 15% ही 498 के मुकदमे में कन्विक्शंस हो पाते हैं, 85% तो गलत पाए जाते हैं या झूठे तथ्यों के आधार पर पाए जाते हैं।
इसी प्रकरण में 498 के प्रकरण में एक विधि व्यवस्थाई अनरेश कुमार बनाम बिहार राज्य। अच्छा। अनरेश की पत्नी ने अनरेश के विरुद्ध 498A और 3/4 DP एक्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया। अच्छा अच्छा। और अनरेश उसके लिए गए सेशन कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिली। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिल पाई। तब अनरेश सुप्रीम कोर्ट गए और 2014 अच्छा 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अच्छा अनरेश कुमार बनाम बिहार राज्य में विधि व्यवस्था, और वहीं उन्होंने देखा कि 498A के मुकदमे का बड़ा ही दुरुपयोग भी हो रहा है। तब उन्होंने ये गाइडलाइंस दिया कि जो अफेंस 7 साल से कम, सिर्फ 498 के लिए नहीं दिया, वो मुकदमा सिर्फ 498A का था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुकदमे 7 साल से कम के अपराध से दंडनीय है, अच्छा उसमें ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन कुछ परंतुक लगा दिए अच्छा कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन 41 CRPC की जो व्यवस्था दी गई है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार 7 साल के कम का है तो नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार किया जा सकता है यदि ये लगे कि ये व्यक्ति धमकी दे रहा है वादी को, या मैं न्यायालय में इस व्यक्ति को अभियुक्त को प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, या ये लगता है कि साहब ये धमकी द्वारा प्रलोभन दे रहा है, साक्षियों को प्रभावित कर रहा है, या ये देश छोड़कर चला जाएगा, या 41A जो विवेचना करने वाला अधिकारी है वो साक्षी इनको अभियुक्त को बुलाता है, वो पहुंचकर सहयोग नहीं करते हैं, तब ऐसी दशा में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बाद में ये हुआ कि साहब 7 साल की सज़ा में गिरफ्तारी जब नहीं हो रही है, तो जब चार्जशीट आते हैं, आरोप पत्र आते हैं, तो जब हम जमानत कराने न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय हमें फिर जेल भेज देती है, कस्टडी में ले लेती है, जुडिशियल कस्टडी में लेके जेल भेज देती है। बाद में 2, 4, 10 दिन रहने के बाद जेल में सुनवाई होती है। फिर एक समस्या आई, तो ये समस्या फिर 2021 में सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस अच्छा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा। वो मामला ये था कि सत्येंद्र कुमार अंटिल जो थे, उनके विरुद्ध कोई मामला था जो CBI विवेचना कर रही थी, 7 साल से कम क्या अपराध था। अच्छा वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। बाद में उन्होंने ये कहा जाकर कि जब 7 साल से कम के जब हम आते हैं तो CBI की अदालतें हमें जेल भेज देती हैं, फिर सुनवाई करती हैं। अच्छा तो एक प्रश्न उत्पन्न हुआ माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने वहां सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक विधि व्यवस्था प्रतिपादित किया, और वो सारे हाई कोर्ट्स में प्रेषित किए गए, और सारे हाई कोर्ट को निर्देशित किया गया कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों में उसे सर्कुलेट करे। अच्छा। उस व्यवस्था में क्या है, उस व्यवस्था में अपराध को 4 कैटेगरी में अच्छा 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। अच्छा। पहला कैटेगरी A जो था, ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष से कम के अपराध से दंडनीय हो। दूसरा, जो 7 वर्ष से अधिक के हो, जिसमें डेथ पेनिशमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, उनको अलग कर दिया। तीसरा उसने कर दिया कि जो स्पेशल्स एक्ट हैं, जैसे कि NDPS हुए और कंपनीज एक्ट हुए, अच्छा और स्पेशल्स एक्ट हुए, मनी लैंडिंग एक्ट्स हुए, तमाम जो स्पेशल एक्ट्स हैं, तीसरी कैटेगरी C में रखा, और D कैटेगरी में रखा इकोनॉमिक ऑफेंस को। अच्छा तो अब ये 3 कैटेगरी अभी छोड़ते हैं हम आपको, B, C, D छोड़ देते हैं। कैटेगरी A हम आपको बताते हैं, जिसमें 7 साल से कम का अपराध से दंडनीय है। अच्छा अगर इसमें आरोप पत्र आ गया है माननीय न्यायालय के समक्ष, व्यक्ति के पास समन गया है, तो व्यक्ति माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। यही सत्येंद्र कुमार अंटिल में कहा गया है कि वो उपस्थित होगा, और अगर वो विवेचना में सहयोग किया है, गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान कर दी जाए। इसके पहले भी CRPC में 436A 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ, और 436A भी बढ़ाया गया था। वो था उन कैदियों के लिए जो ट्रायल फेस कर रहे हैं,
अच्छा। जो विचाराधीन है, बहुत से कैदी थे जो 7 साल से कम के अपराध थे और उसमें भी वो जेल में थे और वो आधा से अधिक सजा काट चुके थे। तो 436 ए जोड़ा गया, 436 ए जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि जो प्रिजनर्स जिनका ट्रायल चल रहा, अंडर ट्रायल है, यदि वो जो विहित सजा है, जिस अपराध में वो बंद है उसमें जो विहित दंड है, अगर वो उसका आधा काट चुका है, आधा सजा काट चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित, मतलब बिना जमानत बंद पत्र लिए भी छोड़ा जा सकता है। अच्छा। और इसके लिए तमाम गाइडलाइंस दिए गए सभी सबऑर्डिनेट कोर्टों को, और सबऑर्डिनेट कोर्टों को ये गाइडलाइंस दिया गया कि आप जाएंगे समय समय पे जेल में न्यायिक अधिकारियों की, आप देखेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सज़ा काट चुके हैं, आधा से अधिक सज़ा काट, 7 साल का अपराध में बंद है, पता चला 3.5 साल वो सज़ा काट चुके हैं, उसके बाद भी जेल में बंद है, तो आप उनसे पूछेंगे, उनसे प्रार्थना पत्र लेंगे, उनको आप छोड़ देंगे। इसलिए भी ये अमेंडमेंट हुआ है, तो अधिक से अधिक जमानत देने की, क्योंकि जमानत जेल में संख्या बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और जो कैदी जिनके ट्रायल चल रहे हैं वही बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस तरह से भेज दिया जाए तो काफ़ी अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैदियों को भेजना, ले जाना, ले आना, उनकी सुरक्षा, उनको खिलाना, उनको पिलाना, इसलिए यह सारी व्यवस्था अच्छा देखते चौधरी हुए। जी, ये भारतीय दंड संहिता की धारा जो 506 है, 506 में परिवर्तन होता रहता है। जी जी। क्या स्थिति है इस समय, अद्यतन स्थिति? 506 नॉन बेलेबल 2 कंडीशंस में है, बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों कंडीशंस में है। अच्छा। 506 में यह है कि अगर ऐसी है कि जान माल की धमकी दिया, ऐसे किया, तो उसको बेलेबल की संज्ञा में माना गया। अच्छा। लेकिन वो कट्टा लेके साहब आ गया और वो फिर वो मुझे दौड़ा कर मारने के लिए दौड़ाने लगा, तो 506 तो वो नॉन बेलेबल कर दिया। अच्छा। तो पहले ये आज के 2014 में ये बेलेबल की श्रेणी में रखा गया था और ये एनसीआर के साथ दर्ज होता था। जब एनसीआर आप देखते थे 2014, 2013, 12 में, तो 323, 504, 506 ये एनसीआर में होता था। लेकिन अब 506 लग जाएगा तो वो एनसीआर नहीं हो जाएगा, वो कॉग्निजेंस ऑफेंस हो जाएगा और वो एफआईआर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। स्थिति बदल गई है। अच्छा, एक थोड़ा सा, चूंकि आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो सामाजिक क्वेश्चन भी कुछ हमारा आपके लिए है, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं जो है विधि क्षेत्र से या कोई और इम्पॉर्टेंट आपको लगता हो कि जो मैं नहीं पूछ पाया, उस पर आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो छूट रही हो, यद्यपि तमाम सारी चीज़ें हैं जो छूटती ही हैं, फिर तो निरंतर कुछ न कुछ उसमें जुड़ता ही रहता है। लेकिन एक सवाल तब तक मैं कर दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट में कि इसमें भी जो है जो परिस्थितियां बदली हैं, इसमें भी जो है न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। जैसे 3(1)(ध), उसके साथ अगर 504, 506 है, तो क्या स्थिति होती है इसमें जो है? जैसे जब से सत्येंद्र कुमार अंटिल के मुकदमे 2021 में आए हैं। अच्छा। और इसके पहले भी न्यायालय अगर ये देखती थी कि 3110 जो है, जो द हो गया है, जो अमेंडमेंट हुआ है वो द हो गया है, वही 3110 को ही 31 द में अच्छा अमेंड कर दिया गया है, अलग अलग करके सिचुएशन करके। और 325 जब हीनियस क्राइम के साथ लगता था, जो 10 साल के ऑफेंस के साथ, तो 325 लगते थे। अच्छा। हीनियस ऑफेंस के साथ लगते थे। तो अभी भी जो SC/ST में है बिल अब माननीय न्यायालय द्वारा दी जा रही है, और अगर लगता है कि 323, 504, 506 और ये है 7 साल से कम का अपराध है, तो वो सत्येंद्र कुमार अंटिल को फॉलो करते हुए जमानत प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम मेडिको लीगल पर चले जाएं वापस, तो जैसे कंप्लेंट ऑफ पेन की क्या स्थिति? कंप्लेंट ऑफ पेन कोई चोट है ही नहीं है साहब। कंप्लेंट ऑफ पेन कोई चोट नहीं है। कंप्लेंट ऑफ पेन मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं। ये बताने के आधार पर लिखी जाती है। जैसे कि हमें किसी ने मारा, हम डॉक्टर के पास गए, हमारा यहाँ कटा हुआ था, ये मैंने दिखाया, वो लिख दिए कि हाँ इनसाइड वुंड है, लेसरेटेड वुंड है, या जो भी वुंड है, एबर्जन है, कंट्यूजन्स है, ये इसको लिख दिए। लेकिन हम बताएं कि साहब यहाँ दर्द हो रहा है, अच्छा अच्छा, साहब यहाँ भी दर्द हो रहा है, मारा है, तो वो कंप्लेन ऑफ पेन लिख देते हैं। कंप्लेन ऑफ पेन बैक साइड, उसकी कोई ग्रेविटी नहीं है, वो किसी प्रकार का इंजरी नहीं है। इंजरी नहीं है। अब थोड़ा सा हम आपके सामाजिक जीवन पर, क्योंकि बहुत सामाजिक हैं और आपके बारे में ये कहा जाता है
कि आप ब्लड डोनर हैं, आप सैकड़ों लोगों को आपने खून दे 52 लोगों को सर दे चुके हैं। 52 लोगों को आप अब तक खून दे चुके हैं। कैसे इसको जो है, कैसे कहाँ से ये जो है आपके अंदर ये प्रेरणा मिली और लोगों का जान बचाने के लिए, लोगों के लिए आप अपने खून का दान शुरू किए? आप जो है, क्या है इसकी कहानी? सर जब हम वकालत में आए थे श्री रमापति शुक्ला जी के यहाँ, अच्छा, तो मुंशी जी थे एक रघुनंदन जी, जो अब नहीं है। उसी समय उनकी तबीयत खराब हुई, तो फिर हमने पहली बार अपनी मुंशी जी को वही ब्लड दिया और उसके बाद से फिर मेरा ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। फिर 4 से 6 मिनट लगते हैं, ब्लड 1 यूनिट 450 ml निकल जाता है और इससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है। हमने कई लोगों को दिया। फिर इसके बाद धीरे धीरे कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका? हमारा अगर हमारे कार्यक्रम का कोई दर्शक अगर देख रहा हो और उसे लगता हो कि उसे ब्लड की जरूरत है, तो क्या आपसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ए पॉजिटिव ब्लड है मेरा। अच्छा, बहुत अच्छा आपने जो है ये सामाजिक आपका कार्य है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपके यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जी ने पद संभालते ही उन्होंने जो है देश में जूनियर वकीलों के बारे में कहा कि भाई देखिए, आप लोग जो है जूनियर वकीलों को जो है आप बेहतर जो है आप पारिश्रमिक दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके यहाँ सुनते हैं कि आपके यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है जूनियर के लिए, क्या है वो व्यवस्था? जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं विशेषता। हमारे यहाँ सीनियर जैसे श्री शंकर शरण त्रिपाठी जी हैं, फिर दूसरे नंबर पे मैं हूँ और अरविंद राम त्रिपाठी हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना के रखा है। अच्छा, और हम लोगों के साथ 10 से 12 लड़के एज ए जूनियर हैं। हम लोगों ने डायरी एक रखी है। अच्छा, और सारे मुकदमे एक ही डायरी में नोट होते हैं, सबके अलग अलग नए नोट होते हैं। अगर जूनियर कोई नया केस लेके आता है, 2000 रुपया उसने लिया, तो वो पैसा जब हमको देता है तो हम उसमें से उसको 1000 वापस कर देते हैं। अच्छा, और 1000 जो डायरी वाली फंड थी जो कलेक्ट होती है, अच्छा, उसमें मैं मिला देता हूँ। और उसके बाद जो 11-12 जो भी बच्चे हैं जो जूनियर हैं, सबको उसमें से उनके कार्य के हिसाब से डेली उनको मैं वितरित कर देता हूँ, कि जिससे कि जिसके पास काम है उसका भी मन लगे, जिसके पास काम नहीं है उसका भी मन लगे। और उन सबों का धीरे धीरे रुचि जब हो जाती है तो अच्छे से काम भी करते हैं, कम से कम। और सबको पैसा मिल जाता है, सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाता है कि सबका काम, मतलब उनको उत्साहित आप करते हैं, उत्साहित करना पड़ता है। बहुत तो बड़ी चीज़ है वो एक। चौधरी जी, आपने बड़ा अमूल्य समय दिया हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, और अच्छी अच्छी बातें आप बताएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।